गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जो इंटरफेरेंस है उसका हम मैथमेटिकल एनालिसिस से कर रहे थे। तो उसमें हमने दो वेव ली थी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो दोनों वेव जो वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रही थी, और हमें एक रिजल्टेड वेव मिली थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हमारे पास रिजल्टेड वेव क्या आई थी? जो रिजल्टेड वेव दो वेव्स के सुपर इम्पोजिशन से जो हमें रिजल्टेड वेव मिली थी वो आई थी E इक्वल टू EM साइन KX माइनस ओमेगा टी प्लस एल्फा। जो रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है या रिजल्टेड जो वेव है ये हमारे पास आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो EM था वो EM क्या था? इस रिजल्टेड वेव या इस रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड था, आयाम था, इस परिणामी विद्युत क्षेत्र का आयाम है। और अल्फा जो है वो क्या है? अल्फा जो है वो परिणामी जो ये तरंग है उसकी प्रथम तरंग के साथ कलांतर है। ठीक है ना, ये कलांतर है, फेज डिफरेंस है बिटवीन ए रिजल्टेड वेव एंड ए फर्स्ट वेव। ठीक है, अब EM और अल्फा ये दोनों हमने कंसीडर किए थे, ये दोनों हमने माने थे। ठीक है, तो हमने EM और अल्फा दोनों माने थे, तो इन दोनों की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, इन टर्म्स ऑफ द गिवन डेटा, जो हमें दी गई जो राशियां हैं उनके टर्म्स में हम EM और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। तो देखिए इसमें हम ए एडिंग डाल लेते हैं पहले। ए एडिंग इसी का पार्ट है। एक्सप्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेड of resulted इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेड वेव भी लिख सकते हैं। ओके, परिणामी विद्युत क्षेत्र के आयाम का व्यंजक। ठीक है, जो EM था, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र था, रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसका एम्पलीट्यूड था, उसका एक्सप्रेशन बोले तो उसकी इक्वेशन बनानी है, उसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए गिवन डेटा, दी गई राशियों के पदों में निकालना है। तो हमारे पास देखो दो इक्वेशन आई थी। सिंस हमें पता था कि EM1 प्लस EM2 इंटू कॉस फाई डेट इक्वल टू, हमने क्या कंसिडर किया था? EM साइन फाई की कॉस फाई। साइन अल्फा क्या था कि कॉस अल्फा क्या था? कॉस अल्फा था ये। ठीक है, ये कॉस अल्फा था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। ठीक है, एंड सेकेंड हमने ये कंसीडर किया था कि EM2 साइन फाई जो है इसको हमने क्या कंसीडर किया था? EM साइन अल्फा। ये दोनों हमने कंसीडर किए थे, ये हमने दोनों माने थे। इसकी जगह तो हमने क्या माना था? EM कोस अल्फा, और इसकी जगह हमने क्या माना था? EM साइन अल्फा माना था। माना था कि नहीं माना था? ओके, अब देखो ये हमें गिवन है EM1 EM2। EM1 और EM2 क्या है? जो सुपर इम्पोजेज वेव है, जो अध्यारोपित तरंगे हैं
उनके आयाम है, उनके एम्पलीट्यूड है। और फाई क्या है? फाई जो हमारे पास जो सुपर इम्पोजेज वेव है, अध्यारोपित तरंगे, उनके मध्य कलांतर या फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो EM1, EM2 और कोस फाई गिवन है, और EM और अल्फा ये दोनों अननोन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ पर दो अननोन है, हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही क्या है, अज्ञात राशियां है, अननोन क्वांटिटीज है। ठीक है, तो हमें EM की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है? EM। तो EM की वैल्यू निकालेंगे तो हमें अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अल्फा को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट। EM की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा को हटाना पड़ेगा, और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो किसको हटाना पड़ेगा? EM को हटाना पड़ेगा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू हम कैसे हटाएंगे? एक इक्वेशन हमारे पास कोस अल्फा है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? साइन अल्फा। इनको हटाने का एक ही तरीका है कि इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, जिससे अल्फा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए समीकरण 1 स्क्वायर प्लस 2, समीकरण 1 को 2 से 1 को स्क्वायर कर दो, 2 को कर दो, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट में लेफ्ट है, देखो समीकरण 1 का लेफ्ट क्या है? इसका स्क्वायर करो, क्या जाएगा बोलो? EM1 प्लस EM2 cos फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लेफ्ट स्क्वायर हो गया। ऐड किस में करना? सेकंड वाले के ऐड कर दो। यहाँ पर सेकंड का इसका स्क्वायर करोगे, EM2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, ये तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब राइट साइड में कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? EM स्क्वायर क्या जाएगा? ये कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा अलग अलग, प्लस EM स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको हमें सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर खोल देते हैं इसका, क्या जाएगा बोलो? A प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है, तो EM1 स्क्वायर प्लस EM2 का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर हो रहा है कॉस स्क्वायर 5, प्लस 2AB होता है तो 2 EM1 EM2 cos 5। ठीक है, प्लस में क्या है? प्लस में है EM2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये इक्वल टू साइन स्क्वायर 5, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है? EM स्क्वायर है, EM स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, ऊपर से नोट कर लिया होगा सबने, इसको नोट करो, ऊपर से 2 लाइन नोट कर लेना पहले। अब देखिए यहां से लेफ्ट साइड में देखो, इधर लेफ्ट साइड में देखो, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म में देखो, इन दोनों में EM2 स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए EM1 स्क्वायर ये तो है ही है, प्लस EM2 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में। यहाँ क्या आया? कोस स्क्वायर 5 बचा। यहाँ क्या बचा? प्लस साइन स्क्वायर 5 बचा, प्लस ये दोनों एक साथ हो गए, ये बच गया 2 EM1 EM2 cos 5, दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये क्या आ गया? यहाँ पर EM स्क्वायर आ गया।
अगेन यहाँ पर देखो cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 ही होगी। एंगल कुछ भी हो, अल्फा है या फाई है, वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा EM1 स्क्वायर प्लस EM2 स्क्वायर प्लस 2 EM1 EM2 कोस फाइव। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्या EMA स्क्वायर। ठीक है, आ गया, इसको मिटा देते हैं। तो EM क्या आ गया बोलो, EM क्या आएगा, इधर EM निकालने के लिए अंडर रूट करना पड़ेगा बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा EM बराबर अंडर रूट ऑफ EM1 स्क्वायर प्लस EM2 स्क्वायर प्लस 2 EM1 EM2 cos फाइव। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेड वेव। परिणामी विद्युत क्षेत्र के आयाम का व्यंजक आ गया। ये रिजल्टेड जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका एम्पलीट्यूड था, और ये एम्पलीट्यूड अननोन था, और इसकी वैल्यू देखो EM1 EM2 और cos फाइव के पदों में आ रही है। तो गिवन डेटा के टर्म में आ गई। ठीक है, गिवन डेटा के टर्म में आ गई, ये आप नोट कर लेना, एक्सप्रेशन आ गया। तो हमने एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन निकाल लिया है। ये फॉर्मूला हमें आगे भी काम में लेना है, याद रखना इसको। मिटा देते। अब देखो एम्पलीट्यूड तो आ गया। ठीक है, अब बी एडिंग डालेंगे। देखो बी एडिंग, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस अल्फा ऑफ रिजल्टेड वेव। अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब क्या निकालनी है, अल्फा की वैल्यू, फेज डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना, परिणामी तरंग या विद्युत क्षेत्र का कलांतर का व्यंजक। अल्फा की वैल्यू हमें निकाली। अगेन वो दोनों इक्वेशन ही हमें लेनी है। हमारे पास सिंस EM1 प्लस EM2 साइन फाइव इज इक्वल टू क्या था, EMA कॉस, ये कॉस था या cos फाइव इज इक्वल टू cos अल्फा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 अगेन दे देते हैं। सेकंड जो अपना था EM2 साइन फाइव इज इक्वल टू EM साइन अल्फा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो पहले तो हमने एम्पलीट्यूड निकाला था, तो हमने अल्फा को एलिमिनेट किया था, और एलिमिनेट करने के लिए हमने दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड किया था। अब हमें क्या है, अल्फा की वैल्यू चाहिए,
और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो EM को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और EM को एलिमिनेट आप सीधे देख सकते हो, अगर हम डिवाइड करते हैं तो एलिमिनेट हो जाता है ना। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड 1, समीकरण 2 में 1 का भाग दे देंगे, समीकरण 2 में क्या दे देंगे, 1 का भाग, लेफ्ट वाले साइड में लेफ्ट साइड वाले का भाग दे दें और राइट साइड वाले में राइट साइड वाले का, 2 में 1 का भाग देना है। तो देखिए सेकंड वाली इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट क्या ये है, तो क्या जाएगा, EM2 sin A फाई डिवाइडेड बाई EM1 प्लस ए EM2 cos A फाई इज इक्वल टू EM sin फाई sin अल्फा और डिवाइडेड बाई EMA cos अल्फा। ई से ई कैंसिल हो गया, ई को ही हमें एलिमिनेट करना था। ओके, तो हमारे पास ये क्या आ गया बताइए, ये इसको हम इधर वाली साइड में लेते हैं, साइन बटे कोस क्या हो जाता है, टेन अल्फा हो जाता है। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन अल्फा इज इक्वल टू ये क्या है, EM2 साइन ए फाई डिवाइडेड बाई EM1 प्लस ए EM2 कोस फाई। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन को इधर भेज दो, इधर गया तो क्या हो जाएगा, टेन ए इनवर्स हो गया, ठीक है, टेन इनवर्स हो गया, अंदर क्या आ गया, EM2 साइन फाई डिवाइडेड बाई EM1 प्लस EM2 cos फाई। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा। ओके, यहाँ पे आप देखो अल्फा भी क्या आ रहा है, अल्फा की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ EM1 EM2 और फाई के टर्म में आ रही है, गिवन जो डेटा है उसके टर्म में ही आ रही है। तो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेड वेव। इसको नोट कर लो फटाफट, PDF नहीं भेजूंगा, इसको नोट कर लो फटाफट। अब सी पॉइंट देखो इसका, सी हेडिंग डालेंगे हम, इसी का पार्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ intensity of resulted wave। परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक। तीव्रता का व्यंजक इंटेंसिटी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेड वेव। हमने रिजल्टेड वेव का एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन निकाल लिया, क्या होता है वो हमने देख लिया, फेज डिफरेंस निकाल लिया, कलांतर निकाल लिया। अब इंटेंसिटी देखेंगे कि हमें पता है कि इंटरफेरेंस में दो लाइट है, वो आपस में क्या होंगी, मीट होंगी, तो अलग अलग लाइट रे की क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। लेकिन जो उनके मिलने से जो नई वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, ओके, वो हम देखते हैं, उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। देखो इंटेंसिटी क्या, देखो सिंस इंटेंसिटी जो होती है, किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है,
एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब जो तीव्रता होती है, तीव्रता जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। हमें आयाम पता है, आयाम का एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं, एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं, और एम्पलीट्यूड के एक्सप्रेशन से हमें इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, एरो लगा के ये नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो पहले। ओके, लिखो एरो लगाकर, लिखो इफ intensities of superposed waves, if intensities of superposed waves, if intensities of superposed waves are capital I1 and capital I2, जो दो वेव सुपर इम्पोज हो रही है उनकी इंटेंसिटी हमने कितनी कंसीडर की है, एक की I1 और दूसरे की I2, ठीक है ना। I1 किसकी इंटेंसिटी है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना था EM1 और इसका एम्पलीट्यूड कितना था EM2। देन एरो लगा लेना आगे। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला देखो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो I1 क्या होगा, I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इसके इंटेंसिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो ये I1 इंटेंसिटी है, ठीक है ना, उसके लिए एम्पलीट्यूड क्या है EM1 है, तो क्या आ जाएगा EM1 स्क्वायर, ठीक है। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने के ले लिया, के EM1 स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या मान लिया 1 मान लिया। ओके, एंड सिमिलरली I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो इसी प्रकार I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ गया, EM2 स्क्वायर आ गया। ओके और नोट हो गई। ओके, I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, I2 के रिस्पेक्ट पे एम्पलीट्यूड क्या है EM2 है। तो अकॉर्डिंग टू ये कॉन्सेप्ट हमें यूज में लेना है, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड हमें पता है, इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं, के कांस्टेंट है। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, यदि अध्यारोपित तरंगों की तीव्रताएं क्रमशः यदि अध्यारोपित तरंगों की तीव्रताएं क्रमशः कैपिटल I1 व कैपिटल I2 हो तो कैपिटल I1 व कैपिटल I2 हो तो एरो लगा लेना, I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, तीव्रता समानुपाती आयाम स्क्वायर। प्रथम वाली तरंग की तीव्रता क्या है I1 है, तो प्रथम वाले तरंग का आयाम क्या होगा EM1 हो जाएगा, तो I1 समानुपाती EM1 स्क्वायर, ठीक है ना। प्रोपोर्शनलिटी, ये आपका समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा K मान लिया, ठीक है ना। ये आ गई समीकरण नंबर 1, ठीक है, यहां तक नोट कर लेना। फिर लिखेंगे तथा इसी प्रकार एरो लगा लेना, I2 बराबर क्या आ जाएगा, इसी प्रकार देखो I1 की जगह I2 आ जाएगा, K की जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट समानुपाती की नीयता ये आएगा। लेकिन ये दूसरी वाली जो तरंग है उसकी तीव्रता है, तो उसका आयाम क्या है EM2 है, तो I2 इक्वल टू K EM2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो अध्यारोपित जो तरंगे थी, जो सुपर इम्पोजेज वेव्स थी, उनकी दोनों की इंटेंसिटी तीव्रताएं आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें रिजल्टेड वेव की इंटेंसिटी चाहिए।
हमें परिणामी तरंग की तीव्रता चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब यहां तक इक्वेशन नंबर 2 तक सबका हो गया होगा। अब एरो लगा के नीचे लिखो, इफ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेड वेव if intensity of resulted wave if intensity of resulted wave if intensity of resulted wave is capital I, only capital I लिखते हैं, is capital I, then एरो लगा लेना, देन क्या होगा बोलो। अगेन वही तीव्रता जो है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो रिजल्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, ईएम था, तो क्या जाएगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा ई एम ए स्क्वायर, क्योंकि ये तो रिजल्टेड वेव की इंटेंसिटी है और रिजल्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना आया था, ईएम आया था, ठीक है ना। तो यहां से भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, के आएगा, तो ये आ जाएगा के ई एम ए स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखो, यहां तक ही लिख लो, इक्वेशन डालने की जरूरत है, ठीक है। क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, यदि परिणामी तरंग की तीव्रता कैपिटल आई हो तो, यदि परिणामी तरंग की तीव्रता क्या हो, कैपिटल आई हो तो, कैपिटल आई हो तो एरो लगा लेना, आई समानुपाती क्या हो जाएगा ईएम स्क्वायर, क्योंकि परिणामी तरंग की तीव्रता हमने आई ली है और परिणामी तरंग का आयाम क्या होता है, ईएम होता है, ईएम ही लिया था हमने, तो आई समानुपाती आयाम स्क्वायर बोले तो ईएम स्क्वायर, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो अगेन किया गया, ठीक है ना। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब समीकरण 1 और 2 को रहने देते हैं। अब देखिए यहां से, अब यहां पर हमें इस जो ये आपके जो परिणामी तीव्रता है, रिजल्टेड जो इंटेंसिटी है, इसको हमें गिवन जो इंटेंसिटी है उसके टर्म में बनाना, मतलब आई का जो फॉर्मूला बनेगा I1 I2 के टर्म में बनाना है। तो देखिए, सिंस क्या हमें ये पता है, क्या हम ये निकाल चुके हैं, ईएम स्क्वायर इज इक्वल टू EM1 स्क्वायर प्लस EM2 स्क्वायर प्लस 2 EM1 EM2 cos फाई। क्या ये हम निकाल चुके हैं, क्या ये हम निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके हैं ना। ये EM बराबर अंडर रूट ऑफ ये था, तो स्क्वायर है तो अंडर रूट हट गया है। ओके, तो EM1 स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, हेंस I इज इक्वल टू क्या जाएगा, के EM1 स्क्वायर प्लस EM2 स्क्वायर प्लस 2 EM1 EM2 cos फाई। ओके, जस्ट हमने EM स्क्वायर जो है, EM स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दी यहां पर, ठीक है। K को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, K EM1 स्क्वायर प्लस K EM2 स्क्वायर प्लस 2K EM1 स्क्वायर इंटू EM2 सॉरी स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं, इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो K को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ गया। अब देखिए K A1 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 से, देखो इसको तो I1 लिख सकते हैं, K EM2 स्क्वायर इक्वेशन सेकंड चाहिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं। यहां पर भी EM1 और EM2 को हमें I1 और I2 के टर्म में लेना है, लेकिन हमें पता है कि I1 है तो उसमें EM1 स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर नहीं है ना, और इसके साथ K भी चाहिए, और यहां पर क्या चाहिए, इसको I2 बनाना तो EM2 स्क्वायर चाहिए, लेकिन स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम कोई भी संख्या को स्क्वायर में, हमें स्क्वायर में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो A है,
इसको हम स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं √a², यही आएगा। हमें तो स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर के ऊपर √ लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। देखो समझना इसको, i इक्वल टू क्या गया, इसको तो हम ये इसका तो हम सीधे ही इसकी वैल्यू रख देंगे KEM2² प्लस 2। अब k जो है ना, k को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। k बराबर k को हम लिख देंगे √k इंटू √k। कोई प्रॉब्लम, एक √k इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √k EM1² इंटू में √k EM2² इंटू में क्या गया cos⁡. √k तो k बन गया ना। EM1 ये EM1 है, EM1² जो है EM1², इसका √ करेंगे तो EM1 बनेगा, इसका √ करेंगे तो EM2 बनेगा, काम हो जाएगा। k EM1² अपने पास आ गया, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 से ये वैल्यू रख दो, हेंस i इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है i1 है, प्लस i2 प्लस 2 √i1 √ में आएगा, इस अंदर वाले की जगह i1 आएगा, इंटू में √i2 cos⁡. दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेड वेव। समझ में आ गया ये। बस इसमें थोड़ा सा यही करना है कि एक तो ये याद रखना है कि तीव्रता वो आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। ओके, फिर इसमें बस ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करना है, इसको आप √ में लेकर स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये देखो रिजल्टेड जो वेव की इंटेंसिटी आई है, वो जो सुपर इम्पोजेज I1 I2 किसकी थी, सुपर इम्पोजेज जो वेव थी, अध्यारोपित जो तरंगे हैं उनकी तीव्रताएं हैं, और ये कलांतर है, ठीक है ना। तो अध्यारोपित तरंगों की तीव्रताओं के पदों में परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो बच्चों, हम विशेष स्थितियां स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है ना। हमारे पास 2 केस होंगे, इन कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, और एक विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखेंगे, ठीक है ना। वही हमें रिजल्टेड जो एम्पलीट्यूड है, परिणामी आयाम, कलांतर, और जो तीव्रता निकाली है, परिणामी तरंग की तीव्रता निकाली है, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेड जो वेव निकाली है, वो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो वो क्या आएंगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस और इंटेंसिटी क्या होगी, वो हमें देखेंगे। क्योंकि देखो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो हमें एक चीज पहले से डिफाइन हो जाती है, क्या, फेज डिफरेंस, जो फाई की वैल्यू पहले से डिफाइन हो जाती है। जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करो तो देखिए एडिंग डाले ना, फर्स्ट एडिंग डालोगे इन कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में। देखिए इन दिस केस इस स्थिति में देखो क्या होता है, इस स्थिति में फाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, फाई की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसे चलती है। बोले तो फाई की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई होती है, ठीक है। और n की वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलती जाती है। फाई की वैल्यू हमें पहले से ही पता होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास 3 फॉर्मूले आए हैं। रिजल्टेड एम्पलीट्यूड का आया है, उसमें भी फाई था, उसमें कोस फाई था। फेज डिफरेंस में हमारे पास अल्फा के लिए फॉर्मूला आया था, उसमें साइन फाई और कोस फाई दोनों थे। और इंटेंसिटी भी हमारे पास कोस फाई आया था, ठीक है। तो फाई आ रहा है,
तो कहने मतलब जो हमने ऊपर जो 3 फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें हमारे पास साइन फाई और कोस फाई आ रहे हैं फॉर्मूले में। तो अगर फाई की वैल्यू हमें पहले से डिसाइड है तो इस केस में फाई की वैल्यू ये होगी, तो कोस फाई की वैल्यू क्या होगी, इसलिए कोस फाई की वैल्यू क्या होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। देखिए कोस फाई की वैल्यू है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कोस 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो कहने का मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोस के लिए, देखो कोस n पाई जो होता है इसकी वैल्यू 2 वैल्यू होती है, इसकी या तो 1 होता है या होता है -1 होता है। ठीक है, 1 कब आता है, जब n की वैल्यू 0 हो, n इक्वल टू क्या हो, n इक्वल टू 0 2 4 6, n के साथ अगर इवन मल्टीपल हो, अगर n के ये पाई के साथ सॉरी पाई के साथ अगर इवन मल्टीपल हो, पाई के साथ सम संख्या गुणा हो, 0 या सम संख्या गुणा हो, तो कोस की वैल्यू क्या आती है 1 आती है। जैसे कोस 0 है, कोस 2 पाई, कोस 4 पाई, कोस 6 पाई 1 आती है। और अगर n की वैल्यू क्या है 1 है 3 है 5 है, अगर पाई के साथ ओड मल्टीपल हो, अगर पाई के साथ वो विषम संख्या गुणा हो, जैसे 1 हो, जैसे मतलब कोस पाई है, कोस 3 पाई है, कोस 5 पाई है, तो -1 वैल्यू आती है। ठीक है ना, तो ये कोई सा भी एंगल रखो, 0 रखो, 2 पाई रखो, 4 पाई 6, ऑलवेज कोस की वैल्यू क्या आएगी 1 ही मिलेगी। तो इस कंडीशन में कोस की वैल्यू है वो फिक्स होगी, कितनी आएगी 1 आएगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस केस में कोस फाई की वैल्यू क्या आएगी 1, और साइन फाई की वैल्यू एंड साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ, साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ, साइन फाई, फाई की वैल्यू देखो 0 रखेंगे तो साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, सब वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है ना, फॉर्मूला ये है साइन एन पाई, साइन एन पाई जो होता है वो ऑलवेज 0 होता है, चाहे n की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 3 2 रखो, 3 रखो, चाहे n के साथ देखो n की वैल्यू चाहे इवन हो चाहे ओड हो, हमेशा साइन की वैल्यू 0 ही आती है। हाँ, कोस में यह है कि कोस में क्या है कि 1 आएगी, और वो डिपेंड करेगा कि n ओड है कि इवन है। अगर इवन है बोले तो सम है तो 1 आएगा, और विषम है तो -1 आएगा। लेकिन साइन में n की वैल्यू चाहे इवन हो चाहे ओड हो, जैसे साइन 0 है, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, तो इवन मल्टीपल हो चाहे ओड मल्टीपल हो, ऑलवेज क्या आती है 0 आती है। तो कहने मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन में हमें कोस फाई और साइन फाई की वैल्यू पता होती है। कोस फाई की वैल्यू 1 है और साइन फाई की वैल्यू क्या है 0 लेनी है। ठीक है ना, यहां तक नोट कर लो सब। अब देखो, अब इसके लिए हम अलग अलग फॉर्मूले अपटर्न कर लेते हैं। ए एडिंग डालेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या आएगा, देखो हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं, देखो हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं। सिंस वी नो दैट सिंस वी नो दैट कि जो रिजेक्टेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या आया था, EM बराबर अंडररूट ऑफ क्या आया था बताओ, EM1 स्क्वायर प्लस EM2 स्क्वायर प्लस 2EM1 EM2 cos फाई, ये आया था। ओके, ये तो स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है, ऑल इंटरफेरेंस के लिए। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखें तो पुटिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई की वैल्यू क्या आएगी, पुटिंग cos फाई is equal to 1, hence
ई एम इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलो ई एम की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम कोस की मैक्सिमम वैल्यू रख रहे हैं। कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ठीक है ना, कोस की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो ई एम की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो ई एम मैक्सिमम आएगा, वो कितना आएगा देखो, √ऑफ ई एम 1 स्क्वायर प्लस ई एम 2 स्क्वायर प्लस 2 EM1 EM2 cos फाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब आप देखो, यू आर मैथमेटिशियन, अरे बायोलॉजिकल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या फॉर्मूला बन गया, a² + b² + 2ab बन गया कि नहीं बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ गया हमारे पास EM मैक्सिमम इज इक्वल टू √ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, EM1 प्लस EM2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर और अंडररूट एक दूसरे को के जानी दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को खा जाएंगी। तो हमारे पास EM मैक्सिमम क्या आ गया, आ गया EM1 प्लस EM2। ठीक है, तो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन में जो रिजल्टेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, जो सुपर इम्पोजेज वेव है उनके एम्पलीट्यूड के एडिशन के इक्वल होगा। ठीक है ना, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है उसका आयाम जो होगा वो अध्यारोपित तरंगों के आयाम के योग के बराबर आता है। ठीक है ना, ओके। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इसको भी हम न्यूमेरिकल में काम में लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए एक केस यहां से देखो, इफ EM1 इक्वल टू EM2 इक्वल टू E0। हमें पता है कि इंटरफेरेंस के कंडीशन में हम एम्पलीट्यूड इक्वल और नियरली इक्वल लेते हैं, लेते कि नहीं लेते। अगर दोनों जो सुपर इम्पोजेज वेव्स है उनके एम्पलीट्यूड क्या हो, नियरली इक्वल हो, मतलब बराबर हो, EM1 बराबर EM2 बराबर, दोनों ही क्या है, E0 के बराबर है, देन क्या आ जाएगा बोलो। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यदि EM1 बराबर EM2 बराबर E0 तब, ठीक है ना, एरो लगाएगा, क्या जाएगा, E मैक्सिमम क्या जाएगा, इसकी जगह भी E0 लिख दिया, E0 प्लस क्या जाएगा, E0 आ जाएगा। तो हमारे पास EM मैक्सिमम क्या जाएगा, क्या जाएगा, 2E0 आ जाएगा। नोट कर लिया ये? वेरी आसान। दिखा दूं? लिखो, अतः है संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, अतः संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र का आयाम अधिकतम प्राप्त होता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या प्राप्त होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम प्राप्त
होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस in case of constructive interference, amplitude of resultant electric field in case of constructive interference, amplitude of resulted wave obtained maximum, obtained maximum. अब हम सेकंड जो बी पॉइंट है इसी जो फर्स्ट जो हमने केस लिया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी कारण, तो हमने एम्पलीट्यूड तो देख लिया, अब हम कलांतर देखेंगे, ठीक है ना। ओके, परिणामी तरंग का कलांतर बी हेडिंग डाल लेना। ओके, तो देखो सिंस हमें फेज डिफरेंस हमने क्या निकाला था, इसका हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया था, फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेड वेव परिणामी तरंग के कलांतर का, ये आया था अल्फा इक्वल टू क्या आया था, टेन इनवर्स EM2 sin phi अपॉन EM1 प्लस EM2 cos phi, ये आया था हमारे पास, आया था ना। तो इसमें जस्ट आपको साइन फाई और कोस फाई की वैल्यू पुट करनी है। तो इस केस में हमें पता है कि साइन फाई और कोस फाई की वैल्यू क्या होंगी। पुटिंग साइन फाई की वैल्यू तो हमें क्या पुट करनी है, 0, एंड कोस फाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमें 1 पुट करनी है। होगी और नॉट होगी, होगी। हेंस हमारे पास अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स EM2 की वैल्यू क्या पुट करनी है, EM2 की वैल्यू कुछ नहीं करनी, साइन फाई की वैल्यू पुट करनी है। साइन फाई की वैल्यू क्या करनी है, 0, इंटू में 0 आ गया, डिवाइडेड बाई EM1 प्लस EM2 इंटू कॉस फाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 लिख दिया। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, EM2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0, डिवाइडेड बाई क्या है, EM1 प्लस EM2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, EM2। ओके, अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स, ये क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अल्फा के कितने डिग्री पर, कितने कोण पर टेन की वैल्यू 0 मिलती है, 0 डिग्री पर ही 0 मिलती है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी। तो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो हमें फेज डिफरेंस कितना मिलता है, 0 डिग्री मिलता है, ठीक है ना, कितना मिलता है, 0 डिग्री। इसको नोट कर लो। नोट कर लिया होगा इसको। अब देखिए, अब थर्ड जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था वो इंटेंसिटी का निकाला था, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेड वेव, यही निकाला था ना।
अब इंटेंसिटी और निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एडिंग सी एडिंग डालना इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेड वेव। तो सिंस हम निकाल चुके हैं कि इंटेंसिटी जो थी वो I बराबर क्या थी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई, ये था, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में पुटिंग cos फाई की वैल्यू कितनी रखनी है, cos फाई की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। ओके, हेंस क्या आ गया हमारे पास, अगेन फाई की cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम रख रहे हैं, तो I आ जाएगा मैक्सिमम आ जाएगा, I मैक्सिमम आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 cos फाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर, कोई फर्क पड़ा क्या, अंडर रूट I1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, काम हो जाएगा। हमें तो अपना काम निकालना है, काम से काम मतलब रखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2। अब देखो ये अंडर रूट I1 का स्क्वायर अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 है, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो I मैक्सिमम जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, अरे बन जाएगा ना। ओके, तो ये आ गई मैक्सिमम इंटेंसिटी, आ गई आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में इंटेंसिटी इतनी होगी, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे भी हम कंडीशन लगाते हैं, इफ I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू I नोट, देन अगर दोनों जो लाइट है जो सुपर इम्पोजेज वेव्स है उनकी इंटेंसिटी सेम हो, उनकी इंटेंसिटी क्या हो, सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम लिया था, और अगर एम्पलीट्यूड सेम होगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। दोनों ही I नोट है, हेंस क्या जाएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यदि I1 बराबर I2 बराबर I नोट, तब ये I मैक्सिमम क्या जाएगा, I1 की जगह क्या लिख दो, I नोट अंडर रूट ऑफ I नोट, और I2 की जगह क्या लिखना है, I नोट का होल स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा, अंडरूट I नोट प्लस अंडरूट I नोट क्या हो जाएगा, 2 अंडरूट I नोट आ गया, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या जाएगा 4, और अंडरूट I नोट का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, I नोट। तो इस कंडीशन में I मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा 4 I नोट। ओके, इसको नोट कर लो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसके नीचे लिखेंगे, अतः संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, अतः संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। इसीलिए तो भाई अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी तभी तो चमकीली फ्रिंज प्राप्त हुई थी। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, सो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेड वेव obtained maximum, intensity of resulted wave obtained maximum, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं इंटरफेरेंस का। तो यहाँ पे भी हमें ये दिख रहा है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है तो इंटेंसिटी क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम मिला था और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम। तो हमने डेफिनेशन में देखो यही बात लिखी थी, अभी मैंने कहा डेफिनेशन
चलती रहेगी पूरे चैप्टर में, ये जो इंटरफेरेंस है इसमें डेफिनेशन चलती रहेगी। डेफिनेशन में हमने ये लिखा था कि इंटेंसिटी कहीं पर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कहीं पर मैक्सिमम मिलते हैं, कहीं पर मिनिमम मिलते हैं, कहीं अधिकतम मिलते हैं, कहीं न्यूनतम। तो मैक्सिमम कहाँ मिलते हैं, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और मिनिमम कहाँ मिलते हैं, जहां पर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से विनाशी व्यतिकरण होता है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल भी हम यही देख रहे हैं कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी, तीव्रता जो है वो क्या प्राप्त होगी, अधिकतम प्राप्त होगी। इसका मतलब है ब्राइट फ्रिंजें ऑब्टेन होगी, चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें एक पॉइंट और लेना है, वैसे हमने डेरिवेशन 3 के लिए किया था, तो इसमें एक पॉइंट और लेना है, पाथ डिफरेंस वाला। पाथ डिफरेंस बिटवीन सुपरपोजेड वेव्स। अध्यारोपित तरंगों के मध्य पथांतर। ये भी जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसकी कंडीशन ही चल रही है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में, इन केस ऑफ ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो सुपर इम्पोजेड वेव्स है उनमें फेज डिफरेंस तो हमें पता है कि 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा, ये 2n पाई होगा। लेकिन पाथ डिफरेंस कितना होगा वो हमें पता लगाना है। समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में अध्यारोपित तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो हमें पता है कि 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, 8 पाई हो सकता है, या 2n पाई हो सकता है। लेकिन दोनों अध्यारोपित तरंगों के मध्य पाथ डिफरेंस, दोनों के पथों में अंतर, दोनों के द्वारा जो चली गई दूरियां हैं उनमें अंतर कितना होगा ये हमें पता लगाना है। अब देखिए, ये फॉर्मूला होता है सिंस जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू होता है लेमडा अपॉन 2 पाई, लेमडा अपॉन, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, 11th क्लास में आता है ये फॉर्मूला, ओके। लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ओके, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में ये रिलेशन होता है। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू होता है लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। फिर पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है वो हम डेल्टा ले लेते हैं। पाथ डिफरेंस को हमने क्या कंसीडर कर लिया, डेल्टा, या हमने वहां पर डेल्टा एक्स लिया था तो डेल्टा एक्स भी ले सकते हो या डेल्टा भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई, लेमडा अपॉन डेल्टा, डेल्टा किसको शो कर रहा है, पाथ डिफरेंस को, ठीक है ना। और इनटू फेज डिफरेंस को हम क्या लेते हैं, फाई लेते हैं, लेते नहीं लेते। अब देखिए, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे पथांतर बराबर जो होता है, पथांतर बराबर होता है लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। पथांतर और कलांतर में ये अंतर होता है, ये सॉरी संबंध होता है, पथांतर और कलांतर में ये संबंध होता है। तो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, ठीक है, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में
समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में क्या होगा? फाई की वैल्यू हमें पता है क्या? हमें पता है कि इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई होता है। अरे होता कि नहीं होता? इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। क्या एन के क्रम में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में फाई की वैल्यू हमें पता होती है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से फाई की वैल्यू पुट कर दो। क्या है बोलो? डेल्टा बराबर हमारे पास क्या आया? लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू क्या गया? 2 पाई एन आ गया। फाई की वैल्यू हमने क्या रख दी? 2 एन पाई रख दी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आया? एन ए और लेमडा आ गया। क्या गया? एन लेमडा। एन को मैंने पहले लिख दिया। क्या गया? एन लेमडा। वेहर जहां एन इक्वल टू क्या होता है? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इसलिए डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? अगर 0 रखते हैं तो 0 आ गया। एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आएगा। 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 से लेमडा गुणा करो, लेमडा। 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, ऐसे चलेगा लास्ट तक। ओके, तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, फेज डिफरेंस 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, तो कैसा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। वो तो आ गई फेज डिफरेंस की बात। अगर हमें पाथ डिफरेंस दिया हो, कहते कि दो जो वेव्स है जो सुपर इम्पोज हो रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 है, या लेमडा है, 2 लेमडा है, 3 लेमडा है, 4 लेमडा है, 5 लेमडा, ऐसे करके हो, लेमडा का इंटीजर मल्टीपल हो, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इन टर्म्स ऑफ ए फेज डिफरेंस देखे तो ये फेज होगा, ये जो फेज होता है तब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस देखे तो ये अगर पाथ डिफरेंस आता है, टू सुपर इम्पोजेस, दो अध्यारोपित तरंगों के मध्य अगर इतना पथांतर होता है तो या 0 भी हो सकता है, लेमडा अगर हो या 2 लेमडा, 3 लेमडा हो, तो कैसा व्यतिकरण होगा? समपोषी व्यतिकरण होगा। ओके, एरो लगा के नीचे लिखो। सो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, so in case of constructive interference, so in case of constructive interference, so in case of constructive interference, path difference between two superposed waves, path difference between two superposed waves is 0, और इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा is 0 और इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए लेमडा, और इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए लेमडा। ठीक है ना? तो देखो, या तो 0 होगा पाथ डिफरेंस, या लेमडा का इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5 6, तो लेमडा से 1 से गुणा किया, लेमडा 2 से गुणा हो सकता है, 3 से गुणा, 4 से गुणा। तो अगर लेमडा का इंटीजर मल्टीपल है, 0 है या लेमडा का इंटीजर मल्टीपल है, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना। अतः समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में दोनों अध्यारोपित तरंगों के मध्य पथांतर, दोनों अध्यारोपित तरंगों के मध्य पथांतर
दोनों अध्यारोपित तरंगों के मध्य पथांतर है। याद रखना पथांतर आगे काम में आएगा। दोनों अध्यारोपित जो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में हमारा एन की टर्म में क्या है, एन लेमडा आया, तो इसको आपको याद रखना है। जो फेज डिफरेंस होता है वो तो टू एन पाई आता है, और पथांतर ये कलांतर ये आता है, पथांतर ये आता है। किस केस में? संपोषी व्यतिकरण में। ठीक है ना। दोनों अध्यारोपित तरंगों के मध्य पथांतर शून्य या लेमडा का पूर्ण गुणज होता है। शून्य या लेमडा का क्या होता है? पूर्ण गुणज, मतलब या तो 0 होगा या लेमडा के साथ पूर्ण संख्या गुणा होनी चाहिए, तभी संपोषी व्यतिकरण होगा। इसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं, ठीक है, विद डायग्राम। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास दो सुपर इम्पोजेज वेव है, एक ये एक हमारे पास वेव है, ठीक है, और दूसरी ये वेव है। दूसरी वेव ये है, ठीक है। ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है। 0 पाई 2 पाई 3 पाई। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस तो हमें पता है कि 0 - 0 0 फेज डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस कितना है इसमें? पाथ डिफरेंस भी इनिशियल पॉइंट से देखो। इनिशियल कहां से शुरू हो रही है? एक ही बिंदु से शुरू हो रही है। नहीं, अरे एक ही जगह चल रही है, एक ही जगह मान लो कोई दो आदमी एक ही जगह चल रहे, एक ही जगह से चल रही और गठबंधन मिलनो है और एक ही दिशा में जानो है, तो दोनों क्या करेंगी? सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो इस कंडीशन में पाथ डिफरेंस 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर इस केस में देखो, इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस है, पथांतर है वो 0 है, और पथांतर 0 होता है। देखो जो क्रिस्ट है, जो सरंग है वो सरंग पर, और गर्त है वो गर्त पर अध्यारोपित होगा, तो संपोषी व्यतिकरण होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो दूसरी वेव्स है, वो ऐसे शुरू हो रही है यहाँ से, ठीक है, और फाई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 0 है, फेज डिफरेंस 0 है, ठीक है। अब अगर मान लो दूसरी वेव यहां से शुरू हो रही है, यहां से नहीं, यहां से, ओके, यहां से शुरू हो रही है, देखिए ऐसे चलेगी, होगी और नोट होगी। इस केस में फाई की वैल्यू क्या होगी बताइए? ये 2 पाई से शुरू हो रही है, ये 0 से 2 पाई - 0 कितना आ जाएगा? 2 पाई आ गया। फेज डिफरेंस 2 पाई है, तो 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, तो कौन सा व्यतिकरण? संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन इसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा? देखिए, ये एक वेव हो गई, और एक वेव की लेंथ कितनी होती है? यहां से यहां तक लेंथ कितनी होती है? लेमडा होती है, ओके। तो ये तो यहां से शुरू हो रहा है, ये कितने? लेमडा, यहां से यहां तक लेमडा डिस्टेंस होती है, होती कि नहीं होती? तो ये लेमडा डिस्टेंस आगे से शुरू हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा? ओके, तो यहाँ पर ये जो है वो लेमडा है, तो यहाँ पर देखो डेल्टा क्या आएगा? ये डिस्टेंस लेमडा है, तो लेमडा माइनस ये कहां शुरू हो रहा है? 0, तो लेमडा आएगा। ये जो इनके बीच में जो पाथ का डिफरेंस है, ये यहां से शुरू हो रहा है, ये यहां से, तो पाथ का डिफरेंस जो है वो लेमडा है, तो पथांतर लेमडा है, तो क्या होगा? संपोषी। या मान लो ये 4 पाई से शुरू हो रहा है, तो 2 लेमडा जाएगा। अगर ये 6 पाई से शुरू हो रहा है, तो 3 लेमडा। अगर 0 लेमडा, 2 लेमडा, 4 लेमडा, ये अगर आपका लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा ऐसा हो, तो संपोषी व्यतिकरण होगा, ठीक है ना। तो इतना आप कंप्लीट कर लेना। कल हम दूसरा जो केस है विनाशी व्यतिकरण का, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके केस ये चारों के चारों पॉइंट्स है, वो उसमें भी हमें देखेंगे। उसमें भी सिर्फ कोस फाई और साइन फाई की वैल्यू ही हमें पुट करनी है, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।